हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस प्यारी सी धुआंधार शानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग द्रवों के प्रवाह फ्लो ऑफ लिक्विड्स नाम के चैप्टर के धुआंधार न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। दोस्तों एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं और दोस्तों इस चैप्टर में आपके 20 न्यूमेरिकल हैं। 20 न्यूमेरिकल को लगाएंगे दोस्तों, और 20 न्यूमेरिकल को लगाते समय उसकी जो थ्योरी रहेगी उस थ्योरी की भी थोड़ा साथ में लेकर चलेंगे। यानी आपकी क्लास 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में होने वाली है और 1.5 से 2 घंटे के बीच में आप इस चैप्टर के यानी द्रवों के प्रवाह चैप्टर के कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक सीख जाएंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो, अगर सीखे हैं दोस्तों जब कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए तो वहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो कॉन्सेप्ट को सीखिए और कॉन्सेप्ट के बेस पर जो न्यूमेरिकल आते रहेंगे न्यूमेरिकल को लगा लीजिए। तो यकीन मानिएगा दोस्तों आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा और कहीं भी जब तैयारी आगे करते हो तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बातें आएंगी आपको तो ये लगेगा कि हमने इसको अच्छे से पढ़ के रखा है। दोस्तों 20 न्यूमेरिकल लगाना बहुत होता है। 20 न्यूमेरिकल बढ़िया से लगा लीजिए चैप्टर के, आपको चैप्टर की अच्छी खासी पकड़ हर टाइप के न्यूमेरिकल के जो फार्मूले हैं, जो फार्मूले का डेरिवेशन आप किए हो जो कभी याद नहीं होता आप लोग को, वो फार्मूले भी याद रहेंगे और इतना याद रहेंगे कि वो टिकाऊ भी रहेंगे। तो बिना देर किए हुए निकालते हैं कॉपी और पेन, हर एक न्यूमेरिकल की खोपड़ी को उड़ा के ही मानते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर की समतल प्लेट तथा एक अन्य बड़ी प्लेट के बीच तेल की 1 मिलीमीटर मोटी परत है। प्लेट को 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाने के लिए कितना बल चाहिए? तेल का श्यानता गुणांक 1 पॉइज है। दोस्तों ये है पहला क्वेश्चन आपका। दोस्तों क्वेश्चन देखने के बाद आपको डर लगता होगा। डर को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है पता है, सबसे पहले क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़िए। 2 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सबसे पहला काम दोस्तों वही लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का लिखने के बाद जब लगेगा मुझे हाँ ये थ्योरी बतानी, वो थ्योरी में बताऊंगा आपको। तो पहला दोस्तों जो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन आपने को पहचानना है। गिवन क्या क्या है दिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर। दोस्तों मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है तो एरिया अपने को दिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर की समतल प्लेट तथा एक अन्य बड़ी प्लेट के बीच तेल की 1 मिलीमीटर मोटी परत है। दोस्तों यानी एक ये वाली परत और एक ये वाली परत, दोनों परत के बीच का डिस्टेंस, और दोनों परत के बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे दोनों परत के बीच का डिस्टेंस, दो परतों के बीच के डिस्टेंस को लेते हैं डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स अपने को दिया हुआ है, डेल्टा एक्स कितना दिया 1 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। तो 1 मिलीमीटर में 1 × 10⁻³ मीटर। और क्या दिया है, प्लेट को 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाने के लिए, प्लेट को चलाने के लिए दोस्तों जो वेलोसिटी चाहिए वह वेलोसिटी यहाँ पे लिखें डेल्टा वी। जो यहाँ पे वेलोसिटी होता है यहाँ मानते हैं डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और सेंटीमीटर को बनाएंगे मीटर में। तो 1.5 × 10⁻² मीटर पर सेकंड से वेग से मूव कराने के लिए अपने को कितने फोर्स की रिक्वायर्ड है, यानी अपने से श्यान बल विस्कस फोर्स पूछ रहा है। और कह रहा है कि तेल का श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा जो अपने को दिया हुआ है वह दिया है 1 पॉइज। 1 ऐसे लिखा है पॉइज, ये दोस्तों अपने को गिवन है, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि जब कोई द्रव की बहुत सारी जब कोई द्रव दोस्तों बहता है, जब कोई द्रव फ्लो होता है तो द्रव की बहुत सारी लिक्विड की बहुत सारी लेयर होती हैं। लिक्विड की क्या होती है, बहुत सारी लेयर होती हैं। जैसे मान चलो कि मैं यहाँ पे कोई लिक्विड को फ्लो कर रहा हूँ तो इसकी बहुत सारी लेयर बना रहा हूँ। ये लिक्विड की क्या है, बहुत सारी लेयर है। जब ये लेयर क्या होती हैं, यानी जब द्रव फ्लो होता है तो लेयर के फॉर्म में फ्लो होता है।
तो यानी इसका ये वाला जो लेयर है इसके ऊपर वाले का अपोज करता है, ये वाला इसके ऊपर वाले का, यानी हर एक लेयर एक दूसरे का अपोज करती हैं। तो कोई दो लेयर की बात हो रही है, एक लेयर ये, एक लेयर ये, इन दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस क्या माना जाता है, डेल्टा एक्स। और इसमें जो द्रव का वेग होता है उसको माना जाता है डेल्टा वी। ये वाले का वेग जो है क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका और कम होगा, इसका और कम होगा, ऊपर वाले का सबसे कम होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा v और यहाँ पर हो जाएगा v माइनस डेल्टा वी, ऐसे बोल सकते हैं। तो दोनों के बीच में जो वेग है कितना हुआ, डेल्टा वी हुआ, कितना हुआ, डेल्टा वी। तो यही डेल्टा वी लिखा गया है। और इनके बीच में जो श्यान बल, जो ऐसा बल जो इनकी परतों के बीच में इनकी गति का विरोध कर रहा है, गति का विरोध करने वाले बल को बोलते हैं श्यान बल। जो अभी कोई ठोस वस्तु है, एक ठोस वस्तु दूसरे ठोस वस्तु पर जब चलती है तो उनके दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच में ऐसा बल जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करे उसको बोलते हैं घर्षण। और यहाँ पे ये दरों के बीच में, यानी दरों के परतों के बीच में जो घर्षण काम करता है उससे हम लोग बोलते हैं श्यान बल, ठीक ना। वहाँ पे घर्षण बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे, श्यान बल बोलेंगे, विस्कस फोर्स बोलेंगे। तो इनके बीच में दोस्तों श्यान बल कितना लगता है वह फार्मूला निकल के आता है। श्यान बल का फार्मूला, श्यान बल, चूँकि श्यान बल का फार्मूला होता है F इक्वल टू प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ये दोस्तों फार्मूला है, ईटा प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। जहाँ प्लस माइनस ये दिखा रहा है कि जो दोनों बल लगते हैं, यानी ये इसको बढ़ाने का प्रयास करता है तो ये इसको घटाने का प्रयास करता है, यानी ये आगे जाता है इसको कहता है भाई आगे आओ, लेकिन ये क्या करता है, इसका अपोज करता है। तो वही प्लस माइनस चिन्ह दिखा रहा है। ईटा श्यानता गुणांक, ए एरिया, डेल्टा वी वेग, डेल्टा एस परतों के बीच का डिस्टेंस, एफ क्या है, श्यान बल। अब आपको क्या पूछा हुआ था, श्यान बल। उसके बाद दोस्तों उससे पहले ये फार्मूले में जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, हर एक चीज़ का आपको एसआई यूनिट पता होना चाहिए। एसआई यूनिट बल का बात करें तो बल का न्यूटन, ईटा का मान चलो कि एक पल के लिए नहीं पता है, ए एरिया का मीटर स्क्वायर, डेल्टा वी का मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का मीटर, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर। तो मिला जुला करके ईटा को आपको नहीं पता है, तो अगर ईटा निकालेंगे तो ईटा का यहाँ से ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा एक्स अपान ए डेल्टा वी, ये होगा ना, एफ डेल्टा एक्स अपान ए डेल्टा वी। तो यहाँ पे एफ हो जाएगा न्यूटन में, डेल्टा एक्स हो जाएगा मीटर में, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, डेल्टा वी हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। एक मीटर से कैंसिल हो गया, न्यूटन को लिखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला सेकंड चला जाएगा ऊपर, और दो बार मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक मीटर कट गया, एक सेकंड कट गया, बचा क्या आपका, किलोग्राम पर मीटर सेकंड। ये किलोग्राम पर मीटर सेकंड, एक मीटर ये बचा, एक सेकंड बचा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं पॉइजली, क्या बोलते हैं, पॉइजली। तो ये जो पॉइज दिया है दोस्तों, इसको मुझे समझाने के लिए सब 3-5 किया जा रहा है, पॉइज। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड दोस्तों, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं, पॉइजली बोलते हैं, ठीक ना। यानी ये क्या होगा, एसआई यूनिट हो गया। और सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम की जगह पे ग्राम, पर मीटर जगह पे सेंटीमीटर, और सेकंड जगह पे सेकंड। तो इसको दोस्तों ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को हम लोग बोलते हैं पॉइज, क्या बोलते हैं, पॉइज। इस ईटा की आपको 2 यूनिट ध्यान रखना है। पहला यूनिट क्या, 3 यूनिट ध्यान रखना है। पहला यूनिट क्या, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या बोलते हैं, पॉइजली बोलते हैं। और ये हुआ आपका एसआई यूनिट। तो 2 यूनिट हो गया ना, एक किलोग्राम पर मीटर सेकंड और दूसरा पॉइजली, और तीसरा पॉइज। और पॉइज क्या होता है, सीजीएस। और सीजीएस याद करने की जरूरत है नहीं, तो अपने आप याद हो जाएगा, किलोग्राम की जगह पे ग्राम, मीटर जगह पे सेंटीमीटर, सेकंड की जगह पे सेकंड, ठीक ना। तो ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को बोलते हैं पॉइज। अब इसको जब चेंज करोगे दोस्तों, 1 किलोग्राम को करोगे तो 1000 ग्राम अपान मीटर जगह पे 100 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, ये काटोगे 10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक पॉइजली इक्वल टू होता है 10 पॉइज के। एक पॉइजली इक्वल टू क्या होता है, 10 पॉइज के। अपने को पॉइज को किस में कन्वर्ट करना है, पॉइजली में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो एक पॉइज इक्वल टू 1/10 पॉइजली, 1/10 पॉइजली।
तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइज जो लिखा है वो एक पॉइज की जगह पे क्या लिखेंगे, एक पॉइज की जगह पे लिखेंगे 1/10 पॉइजली, ठीक ना। ये फार्मूला तो रहेगा, सही है फार्मूला। और इसकी जगह मैं क्या लिख दूं कि एक पॉइज की जगह पे एक पॉइज इक्वल टू 1/10 पॉइजली, पॉइजली, ठीक ना। और इसकी पॉइजली को शॉर्ट फॉर्म में क्या समझोगे कि किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको इतना देर तक जो मैंने समझाया, इतने में आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपका पॉइज जो है वह सीजीएस यूनिट है और पॉइजली आपका एसआई यूनिट है। आपको सीजीएस दिया था, उसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ा, बस। और कुछ नहीं बात ध्यान देना है, इतनी बातें को मारो गोली, इतनी बातों को मारो गोली, ठीक है ना। बस मेरा समझाने का तरीका था, अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, इतना आपको ध्यान देना है कि पॉइज सीजीएस यूनिट है, पॉइजली एसआई यूनिट है, ठीक ना। चलो किसका, ईटा का। और ईटा का यूनिट नहीं याद था, वो हमने बताया कि कैसे इतना निकलता है, वो नहीं याद था दोस्तों, मुझे भी नहीं याद था, मान लो आपको भी नहीं याद था, कैसे निकाला गया, यहाँ पे ये चीज़ था, ठीक ना। चलिए अब ये बात देख लियो तो ये बार बार आएगा, अभी बार बता दिया हूँ, बार बार बताने की तो पड़ेगा नहीं, बट डायरेक्टली 2-3 बार और बोल लेंगे तो चीज़ें अपने आप के दिमाग में सेट रहेंगी। तो ये तो फार्मूला हो गया श्यान बल का, अपने को श्यान बल चाहिए, तो दोस्तों श्यान बल चाहिए तो F इक्वल टू हो जाएगा ईटा, ईटा के प्लेस पर क्या लिखोगे 1/10 इंटू एरिया के प्लेस पर 10⁻⁻2 और डेल्टा वी के प्लेस पर 1.5 इंटू 10⁻⁻2 और डेल्टा एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻3। F इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे देखो 10 घाते -2, 10 घाते -2, 10 घाते -4, 1.5 गुणे 10 की घाते -4 बटे 10 घाते 10 घाते -3, 10 घाते -2, -2 वाला ऊपर जाएगा तो 1.5 गुणे 10 की घाते -4, -2 है ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा F इक्वल टू 1.5 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन। दोस्तों सवाल कुछ नहीं था, बस केवल मेन है ये फार्मूला F इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ये दोस्तों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला इंपॉर्टेंट के साथ साथ F न्यूटन में, ईटा किलोग्राम पर मीटर सेकेंड जिससे हम लोग बोलते हैं पॉइजली, ए एरिया मीटर स्क्वायर में, डेल्टा वी मीटर पर सेकेंड, ए डेल्टा एक्स मीटर। बाकी सब अलग अलग यूनिट में दिया हुआ था, एक यूनिट में कन्वर्ट करके कैसे फार्मूले रख करके सवाल लगाया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। सब धीरे धीरे कैसे कैसे वैल्यू को रखा गया है। चलो भाई आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने है। कह रहा है कि स्टील की 3 मिलीमीटर त्रिज्या की एक गोली ग्लिसरीन में गिर रही है, इस गोली की सीमांत चाल ज्ञात कीजिए और जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टील की 3 मिलीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या दोस्तों सिंबल होता है आर, आर कितना दिया है 3 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को किस में चेंज करेंगे मीटर में। अभी दोस्तों आपने देखा कि 1 मिलीमीटर में 1 गुणे घाते -3 मीटर, 2 मिलीमीटर में 2 गुणे घाते -3, तो 3 मिलीमीटर में 3 गुणे 10 की घाते -3 मीटर। तो गोली किसकी है, ग्लिसरीन की है। तो स्टील, अच्छा नहीं, स्टील की 3 मिलीमीटर त्रिज्या की एक गोली ग्लिसरीन में गिर रही है। दोस्तों मान चलो कि ये ग्लिसरीन का कोई लिक्विड है, ये जो लिक्विड भरा गया है, ये लिक्विड जो भरा गया है, ये लिक्विड किसका भरा गया दोस्तों, ग्लिसरीन का। ये लिक्विड किसका है, ग्लिसरीन का है। ग्लिसरीन का कोई लिक्विड है और इस ग्लिसरीन के लिक्विड में कोई गिर रहा है, कोई फॉल हो रहा है। कौन फॉल हो रहा है, स्टील की कोई गोली है। ये जो दोस्तों गोली है वह गोली किसकी है, स्टील की है, स्टील की गोली है और इसका रेडियस अपने को गिवन है। आगे कह रहा है कि इस गोली की सीमांत चाल ज्ञात कीजिए और जी अपने को दिया हुआ है, और जी दोस्तों अपने को दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे फार्मूला होता है सीमांत चाल का, सीमांत चाल का फार्मूला, सीमांत चाल को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, वीटी, वी फॉर वेलोसिटी, टी फॉर टर्मिनल, टर्मिनल वेलोसिटी वीटी। वीटी का फार्मूला होता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। ये दोस्तों फार्मूला होता है, बड़ा सा फार्मूला दिख रहा है, 2-3 बार पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे अपने आप, 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा। 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा।
ये फार्मूला है। अब फार्मूले में दोस्तों हर एक लेटर का मीनिंग अपने को समझ में आना चाहिए। 2/9 तो नंबर है, आर रेडियस है, रो दोस्तों यहाँ पे डेंसिटी है। किसका डेंसिटी है? यहाँ पे जो चीज़ दरों में गिराया जाता है उसका डेंसिटी। तो यहाँ पे दरों में कौन गिराया जा रहा है? स्टील का गोली गिराया, यानी स्टील का घनत्व, स्टील का डेंसिटी। सिग्मा जिसमें गिराया जा रहा है उसका डेंसिटी, यानी किसमें गिराया जा रहा है? ग्लिसरीन में, तो ग्लिसरीन का डेंसिटी। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सांद्रता गुणांक, द्रव का सांद्रता गुणांक। और किसका यहाँ पे द्रव कौन सा? यहाँ पे ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन का सांद्रता गुणांक। बात समझ पाएगी नहीं? फिर से बार, वी टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 कांस्टेंट है, आर रेडियस है, रो जो गोली है, गोली क्या है? स्टील की गोली है, तो स्टील का डेंसिटी। सिग्मा किसमें गिराया जा रहा है? ग्लिसरीन में, ग्लिसरीन का घनत्व, ग्लिसरीन का डेंसिटी। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ईटा द्रव का कोफिशिएंट, विस्कोसिटी, द्रव का विस्कोसिटी, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड कौन सा यहाँ पे? ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन का सांद्रता गुणांक। इतनी बात। अब दोस्तों ये जो चीज़ है देखो, आपको केवल आर दिया है और जी दिया है, बाकी बचा क्या? रो बचा, सिग्मा बचा और ईटा बचा। ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको जो दिया रहता है ना आंके में, किसका नहीं, नीतांक में, ये सब नीतांक होते हैं। इसका जब आपको अलग से क्वेश्चन आएगा तो ये सब वैल्यू आपको गिवन रहेगी। बाकी बुक में हर बार एक वैल्यू दिया नहीं है, ये जगह पे अलग से लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ठीक ना, वहाँ से आप पहचान जाओगे कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। सामने फोटो दिख भी रहा है आपको क्या क्या दिया है। तो वी टी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर, आर जगह पे 3 × 10⁻³ का स्क्वायर हो गया। रो दोस्तों अपने को जो दिख रहा है आपको, उसमें रो क्या दिया हुआ है? रो बोले तो स्टील का घनत्व क्या है? 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ माइनस इस है ग्लिसरीन का घनत्व 1.2 × 10⁻³ इंटू जी। अभी तो इसको मुझे इरेज करना ही पड़ेगा, 1.2 × 10⁻³ 1.2 × 10⁻³ और जी की वैल्यू क्या है? 10 अपान ग्लिसरीन का सांद्रता गुणांक। तो दोस्तों ग्लिसरीन का सांद्रता गुणांक वो भी दिया है 0.85। अब भैया करना क्या? इसी को मुस्कुराते हुए सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के लिए दोस्तों वी टी इक्वल टू 2/9 3 का स्क्वायर 9 × 3⁻⁻6 हो जाएगा। घात का मल्टीप्लाई हो जाता है, घात-6। यहाँ पे देखोगे 10⁻³ कॉमन ले लो, 10⁻³ कॉमन बचा क्या? 8 - 1.2 8 - 1.2 कर दो, 8 - 1.2 × 10 बटे इसमें 2 हटा दो, हटाओगे तो 85 × 10⁻², 85 × 10⁻², 9 से कैंसिल हो गया। वाह क्या बात है। तो वी टी इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर जाएगा 10⁻³ 10⁻1 10⁻4 हो जाएगा, और 4 और 2 ऊपर आएगा 6 हो जाएगा। तो 2 × 8 में से 1.2 निकालोगे तो 8 में से घटा दो 1.2 को, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 6.8 बटे 85 गुणे देखो यहाँ पे कितना बचा था पावर, यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 2 6, और 6 प्लस में 6 माइनस में पूरा कैंसिल हो गया, बचा ही केवल, कुछ नहीं बचा अब, ठीक है। तो यहाँ पे वी टी इक्वल टू दोस्तों 85 2 से गुणा कर दे, 2 8 16 के 6, 2 6 के 12 1 13 1 अंक पे दशमलव बटे 85 दोस्तों भाग दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो इसमें दिया है वह क्या दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करोगे? 10 से गुणा कर दें तो जाएगा 136 बटे 85, और 10 को मैंने ऐसे लिखा 85 दूना तो 16 85 1.6, इसको काटोगे 1.6 आएगा क्या? 1.6 बटे 10, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻1, तो 16 × 10⁻⁻1, और ये वाला 10⁻⁻1, तो ये जाएगा दोस्तों 16 × 10⁻², इसको हम लिखेंगे 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक ना, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोस्तों आपको ये कैलकुलेशन आपके लिए इजी है, मेन था आपके लिए ये फार्मूला। इस फार्मूले में हर एक वर्ड की मीनिंग के साथ साथ कहाँ से क्वेश्चन में पता पाओगे क्या है क्या नहीं है, बाकी फार्मूले पर रख करके ये सब सॉल्व करना आपके लिए काम है। अभी स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगा,
उसके बाद आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे, और इसमें तो आप लोग धीरे धीरे माहिर हो गए हो ना, अब धीरे धीरे माहिर तो हो ही रहे हो, अब ये सब कर लोगे। अभी स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, दो दोस्तों मैंने क्वेश्चन कराया और दो क्वेश्चन में दो फार्मूले लगे। पहला फार्मूला क्या, एफ इक्वल टू प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। दूसरे फार्मूले में वी टी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। ठीक है, ये दोस्तों हो गए। अब दोस्तों दो क्वेश्चन के बाद आते दोस्तों हम लोग अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, मैं स्टार्ट हो गया भाई, नोट कर लिए ना, इरेज करें, चलो भाई इरेज करते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा वाला दोस्तों जब क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग ट्राई जरूर करोगे। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए हैं और दो क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन जो आएगा ना, आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले उसको ट्राई करना है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों आपके सामने है और क्या कह रहा है कि 2 मिलीमीटर व्यास की एक गोली किसी श्यान द्रव से भरी टंकी में डाल दी जाती है। गोली की सीमांत चाल की गणना कीजिए। गोली के पदार्थ का घनत्व 8 × 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द्रव का घनत्व 1 × 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तथा द्रव का श्यानता गुणांक 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड तथा जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दोस्तों पिछले वाले सवाल की तरह ये वाला भी सवाल है, बस पिछले वाले सवाल में सब कुछ अपने को यहाँ पे नहीं गिवन था, लेकिन अब की बार सब कुछ यहीं पर गिवन है। अच्छी बात है दोस्तों, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, सब कुछ वहाँ पे गिवन रहेगा। ठीक ना, सबसे पहले दोस्तों जो जो गिवन है उसको लिखो। तो क्या लिखोगे, 2 मिलीमीटर व्यास, तो दोस्तों व्यास दिया है डी कितना दिया है 2 मिलीमीटर, और व्यास हम लोग क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास का आधा, 2 मिलीमीटर का आधा 1 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को बनाओगे मीटर में 1 × 10⁻³ मीटर। आसान हो गया काम। उसके बाद कि गोली किसी श्यान द्रव से भरी टंकी में डाल दी जाती है। गोली की सीमांत चाल की गणना कीजिए। सीमांत चाल यानी वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी वीटी निकालना है। उसके बाद गोली के पदार्थ का घनत्व, गोली जिस पदार्थ का गोली बना हुआ है यानी डेंसिटी आपको दिया रो दोस्तों कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोस्तों ये गोली किसका, जो गोली बनी है किसी द्रव से भरी टंकी में, गोली के पदार्थ का घनत्व, भाई गोली के पदार्थ का घनत्व हमने ना लिख करके हमने किसका लिख दिया, द्रव का लिख दिया। तभी तो कह रहे हैं जल का घनत्व है, तो गोली के पदार्थ का घनत्व 8 × 3, तो गोली के पदार्थ का घनत्व बोले तो रो 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक ना। उसके बाद द्रव का घनत्व सिग्मा कितना दिया, 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोस्तों इसको दे करके, इस डाटा को दे करके आप समझ सकते हो कि द्रव जो है क्या है, जल है, जल का घनत्व इतना होता है। ठीक ना। तथा द्रव का श्यानता गुणांक ईटा इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है, 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। उसके बाद दोस्तों अपने को जी दे दिया है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला वही फार्मूला एक बार देख चुके हैं, एक बार और देखोगे अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा कि वी टी टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा, ये दोस्तों फार्मूला होता है, प्यारा सा फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, सीमांत वेग का। दोस्तों वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो वी टी इक्वल टू 2/9 द वैल्यू ऑफ आर 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ होल स्क्वायर, रो वैल्यू ऑफ रो 8 × 10⁻³ माइनस वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 × 10⁻³ इंटू जी 10 अपान ईटा, द वैल्यू ऑफ ईटा इज 1। बस दोस्तों सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है भैया, सॉल्व करना है, इसमें कुछ है ही नहीं है। तो वी टी इक्वल टू 2/9 इंटू यहाँ पे दोस्तों पावर का मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ पावर 2 3 जा 6 10⁻⁻6 इंटू यहाँ पे कॉमन 10⁻³ कॉमन, 10⁻³ कॉमन हो जाएगा तो 8 - 1 7, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ 8 - 1 इंटू 10/1, 1 से कोई मतलब नहीं। तो वी टी इक्वल टू 2/9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ इंटू 7 इंटू 10। तो वी टी इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों 7 है और यहाँ पे 2 है, 7 दूनी 14 हो जाएगा,
14/9 गुणे 3 1 4, 4 और हो जाएगा 10 घाते -2। तो वी टी इक्वल टू 9 1 के 9, 9 1 के 9। तो यहाँ पे दोस्तों जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.55 आ जाएगा। 1.55 गुणे 10 की घाते -2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और आंसर जो दिया अपने को सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है, तो 10 घाते -2 हटा दोगे क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वी टी इक्वल टू 1.5555 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोस्तों अब बताओ, इस फार्मूले पे 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। अब ये फार्मूला कुछ याद हुआ कि नहीं, ये फार्मूला कुछ याद हुआ कि नहीं, फार्मूला भी याद हो गया। साथ साथ में ये समझ में आया कि आर रेडियस है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जिसकी गोली बनी रहेगी, और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक ना, यानी दरों का सांद्रता गुणांक। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है, इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक ना, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग अब ट्राई करने के लगभग तक हो गए हो कि हाँ भाई अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। अब दोस्तों आगे आएगा तो उसको मैं कहूँगा आप लोग खुद इसको कैलकुलेशन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ भाई आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे साथ साथ लिखिए। दोस्तों क्वेश्चन में जो गिवन है ना, गिवन को मेरे साथ साथ लिखिए, मेरे साथ साथ, कि हाँ जो क्वेश्चन में कैसे पढ़ करके क्या गिवन पहचानते, गिवन लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि वायु का एक बुलबुला त्रिज्या दिया हुआ दोस्तों 0.4 मिलीमीटर जल में ऊपर उठता है। यदि जल का सांद्रता गुणांक 1 गुणित -3 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड हो तो बुलबुले की सीमांत चाल ज्ञात कीजिए। वायु का घनत्व उपेक्षणीय हो। मेरे साथ साथ करिए। क्या है कि वायु का बुलबुला त्रिज्या दिया दोस्तों r 0.40, 4 के बाद 0 उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दो। 0.4 क्या है ये, मिलीमीटर, मिलीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में। तो 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर, डेसिमल फ्री करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर बना दो। उसके बाद दोस्तों क्या दिया है कि जल में ऊपर उठता है। दोस्तों अभी तक यह क्या था कि कोई भी गोली थी वह गोली जल के अंदर जाती थी, तो अब की बार क्या है, ये ऊपर उठ रहा है, ठीक ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा भी फार्मूले में आएगा वहाँ समझाएंगे। ऊपर उठता है। यदि जल का सांद्रता गुणांक बोले तो ईटा कितना दिया है, जल का सांद्रता गुणांक ईटा 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर सेकेंड। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइजली, और पॉइजली है, ये SI है, इसको सीजीएस में करेंगे तो हो जाएगा पॉइज। तो 1 पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज। बढ़िया भाई, इतना हो गया। उसके बाद हो तो बुलबुले के सीमांत चाल की गणना कीजिए। सीमांत चाल VT आपसे पूछ रहा है कि VT क्या होगा, और कह रहा है कि आगे कह रहा है कि वायु का घनत्व उपेक्षणीय है। वायु का घनत्व क्या है, ये उपेक्षणीय है। वायु का घनत्व, वायु किसका बना हुआ है, बुलबुला किसका बना हुआ है, वायु का बना है। यानी आपको रो की वैल्यू क्या कह रहा है, उपेक्षणीय मान लीजिए, यानी रो की वैल्यू आपका 0 होगा, तभी तो उपेक्षणीय मान लेंगे। सीमांत वेग का फार्मूला आपने पढ़ा क्या कि VT इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी, रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। इसमें दोस्तों अपने को रो क्या मानना है, 0 मानना है। रो 0 मान लोगे माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा इसलिए माइनस में आ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जा रहा था, वेलोसिटी नीचे जा रहा था, की बार क्या है ऊपर है, इसीलिए माइनस में आएगा। तो अपने को माइनस लिखना नहीं, बस माइनस समझना कि माइनस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कि अभी तक क्या होता था, गोली नीचे जाती थी, अब की बार वायु का बुलबुला ऊपर आ रहा है, बस ये उल्टा डायरेक्शन दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस में आएगा। तो माइनस हटा देंगे तो VT इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/9 r² सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। ये दोस्तों फार्मूला है। इस फार्मूले वैल्यू को रखेंगे तो 2/9 r की जगह पे 4 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर सिग्मा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे गिवन है कि नहीं यार, सिग्मा की वैल्यू गिवन होना चाहिए। अब सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है या नहीं, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। वायु का एक बुलबुला इतना जल में ऊपर उठता है, ये तो जल है, जल का घनत्व है, जल का घनत्व अभी पता है आपको, जल का घनत्व क्या होता है, 1 × 10⁻³ ठीक ना।
जल का घनत्व 10⁻³ लिख सकते हो, 10⁻³ और डेंसिटी जी अपने को गिवन है, नहीं गिवन है। अगर दोस्तों नहीं गिवन है तो 9.8 और गिवन होता तो 10 ईटा गिवन है 1 × 10⁻³ दोस्तों इसी को सॉल्व कर देना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, VT = 2/9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 10⁻⁻4 का 10⁻�8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 -3 ऊपर आएगा तो हो जाएगा +3। तो 3 6 एक और 1 इसको दे दो 6 से, चलो जाने दो, इसको मत दो, अगर देना चाहे दे सकते हो, नहीं कोई बात नहीं है। 16 से गुणा कर दो पहले, फिर 2 से गुणा कर दो, तो VT = दोस्तों आपका आ जाएगा VT = 16 8 128, 16 8 128, 16 9 144, 16 8 128 के 8 हासिल 12, फिर 16 9 144, 44 और 2 46 और 46 और 10 56, 46 10 है 46, 46 10 56, 156 ठीक ना। और एक अंक पे दशमलव इतना हो गया, और गुणे 2 बचा ही है अभी, और 3 3 6 8 में से 6 गया 2 गुणे 10⁻⁻2 10⁻⁻2/9। तो VT = तो 2 से गुणा करोगे 2 8 16, 2 6 12 1 13, 2 5 10 1 11, 2 1 2 1 3, 313.6/9 गुणे 10⁻²। तो VT = 9 3 27, 9 3 27, 3 दशमलव आना चाहिए, जो सही आ रहा भाई 0.348, 0.348 है मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो इसमें जो भी डिवाइड करने पे घात सेट करोगे पावर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0.0348 मीटर पर सेकेंड। ये पावर माइनस है, इसको डिवाइड करके पावर सेट करोगे इतना आपका आंसर आ जाएगा। मैंने पूरा कर ही दिया, सोचा था आपके लिए छोड़ूंगा लेकिन नहीं हो पाया। दोस्तों इस वाले चीज़ में आपको कमाल की बात ये लगी दोस्तों क्या, कि ये जो फार्मूला है सीमांत वेग का VT = 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा, इसमें आपको रो क्या दिया हुआ था, उपेक्षणी कह रहा था, 0 हमने मान लिया। उसके बाद अगर रो 0 मान लेंगे तो पूरी वैल्यू माइनस में आएगी, हमने माइनस में इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो द्रव है, जो गोली है, वायु का जो बुलबुला है, वह वायु का बुलबुला कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, जबकि ग्रेविटी किधर जा रही है, नीचे जा रही है, बस वो अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है, बाकी और कुछ है नहीं। बस वैल्यू को रख करके मुस्कुराते हुए सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने है, ठीक ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए भाई। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इरेज कर दे इसको, इरेज करते भैया, इरेज कर देता हूँ मैं। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद एक समान चाल 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से एक तरल में गिर रही है। यदि तरल का सहायता गुणांक 1 × 10⁻² किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड हो तो बूंद पर लगने वाले श्यान बल का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, प्यारा सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, गिवन लिखोगे। और गिवन लिखते हैं पहले। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या आर दिया है, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या बनाएंगे मीटर, 1 × 10⁻² मीटर। द त्रिज्या की एक बूंद एक समान चाल 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड चाल दिया है, चाल दिया v 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा पर सेकंड। से क्या हो रहा है कि तेल में तरल में गिर रही है, तरल में गिर रही है। यदि तरल का श्यानता गुणांक ईटा अपने को कितना गिवन है, 1 × 10⁻² किलोग्राम पर मीटर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर सेकंड हो तो बूंद पर लगने वाले श्यान बल का मान ज्ञात कीजिए। श्यान बल दोस्तों आपने से पूछा हुआ है। दोस्तों श्यान बल का फार्मूला होता है F = फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। F = 6 पाई ईटा आर वी, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में F क्या है, श्यान बल है, ईटा श्यानता गुणांक है, आर रेडियस है और वी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है, सीमांत वेग है। बस वैल्यू को रखते जाइए। और यहाँ पे दोस्तों गजब की बात ये है कि आंसर अपने को पाई में दिया है, मतलब पाई को हटाना नहीं है। 6 पाई ईटा की जगह पे 10⁻², आर की जगह पे 10⁻⁻², वेलोसिटी जगह पे 10⁻²।
-2 + 2 कैंसिल हो गया। f = 6 पाई इंटू 10⁻²। अब दोस्तों जो 6 है, 6 में दशमलव यहाँ पे है, जब 2 अंक दशमलव इधर आएगा तो हो जाएगा, देखो अभी 1 हुआ, 1 यहाँ पे 2, अब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा f = 0.06 पाई और फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक ना, बताओ कितना इजी रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके सामने है कि समान आकार की जल की 8 बूंदें वायु में सीमांत वेग 10 सेंटीमीटर/सेकंड से गिर रही हैं। यदि ये बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद हो जाएं तो नई बूंद का सीमांत वेग कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इसमें क्या क्या कह रहा है कि समान आकार की जल की 8 बूंदें वायु में सीमांत वेग 10 सेंटीमीटर/सेकंड से गिर रही हैं। दोस्तों अभी सीमांत वेग का आपने जो फार्मूला देखा था, सीमांत वेग का फार्मूला आपने जो देखा था, क्या था फार्मूला, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। सीमांत वेग का जो फार्मूला था वह क्या था, Vt = 2/9 r² ρ - सिग्मा इंटू g/η। यहाँ पे दोस्तों केवल रेडियस की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि 2/9 ρ - सिग्मा इंटू g/η सब कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट को हटाओगे तो Vt = r, Vt = क्या लिख सकते हैं कि r²। तो 1 की बात करें नहीं, पहले केस में तो V1 प्रोपोर्शनल जगह हटा दो, साइन लेकर आओगे कोई कांस्टेंट का, कांस्टेंट में ले लिया KR1²। और इस कंडीशन में पहले कंडीशन में देखो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि मान के चलो कि जब गोली जो है जो 8 बूंदें हैं, जो 8 गोलियां हैं, उन गोलियों की क्या है, रेडियस r है, तब r1 है, तब उस समय उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितना दिया, 10 सेंटीमीटर/सेकंड। इसका मतलब है दोस्तों v1 कितना दिया, 10 सेंटीमीटर/सेकंड। कब, जब रेडियस है r1, तो KR1², यानी KR1² की वैल्यू अपने को पता है। ठीक ना, आगे कह रहा है कि 8 बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। तो 8 बूंदें दोस्तों यहाँ पे इसको रफली यहाँ पे समझ लो, बाकी रफली क्या इसको इसी में ऐड कर लोगे तभी चलेगा कि जो 8 छोटी छोटी बूंदें हैं, 8 गुणे छोटी बूंदों का आयतन, 8 गुणे छोटी बूंदों का आयतन, ये बात को ध्यान समझना भैया, 8 गुणे छोटी बूंदों का आयतन वॉल्यूम इक्वल होगा, मतलब ये 8 जो छोटी छोटी बूंदें हैं, ये 8 छोटी छोटी बूंदें मिलकर के क्या बनाती है, एक बड़ा बूंद बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक बड़ा बूंद बनाती हैं। यानी 8 छोटी बूंदों का आयतन इक्वल होगा बड़ी बूंद के आयतन के, तो छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई r³ इक्वल टू बड़ी बूंद का आयतन 4/3, चलो मैं r1 मान लेता हूँ, बड़ी बूंद का आयतन r2 मान लेता हूँ, 4/3 पाई r2³। तो 4/3 पाई से कट गया, तो 8 r1³ इक्वल टू r2³। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घाते 3, तो 2r1³ इक्वल टू हो जाएगा r2³। तो यहाँ दोस्तों r2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2r1 मिलेगा। तो अब मैं जब सेकंड केस लिखूंगा, जब उसका रेडियस क्या हो जाता है, 2r1 हो जाता है, उस समय उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, मान लो उस समय उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी v2। कब होगी, जब कांस्टेंट में तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, कांस्टेंट के ही रहेगा, r1 जगह पे 2r1 हो जाएगा, 2r1 का होल स्क्वायर। तो v2 इक्वल टू k इंटू 4r1²। अब इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि KR1² इंटू 4, और KR1² की वैल्यू क्या है, 10। तो v2 इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 4, और 10 4 जा क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर/सेकंड। बताओ कितना ईजी है दोस्तों ये, 40 सेंटीमीटर/सेकंड। ठीक ना दोस्तों, यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर रहा क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन हो गए भाई, मजे में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पहुँचा दिए, कितनी आसानी तरीके से ना। बताओ भाई मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करने में, आप सभी लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 40 मिनट होने वाले हैं, अभी तक हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुँचे हैं। अब थोड़ा सा स्पीड अपने को तेज़ करनी चाहिए कि नहीं भाई, थोड़ा सा मुझे लग रहा है दोस्तों अपने को स्पीड हल्का सा और बढ़ाना चाहिए। बाकी भी स्पीड ऐसी रहेगी दोस्तों, अभी हम लोग 1.5 घंटे के अंदर ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब भी। ठीक ना,
क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक क्षैतिज पाइप में आदर्श द्रव के प्रवाह का वेग 8 मीटर पर सेकंड है, द्रव का वेग शीर्ष ज्ञात कीजिए। दोस्तों बर्नौली प्रमेय है एक, क्या है बर्नौली प्रमेय, थोड़ा सा 5 मिनट थ्योरी पे देते हैं। बर्नौली प्रमेय है एक, कौन है एक है बर्नौली प्रमेय। अब बर्नौली प्रमेय दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि बर्नौली प्रमेय क्या है। बर्नौली प्रमेय ये है कि जब कोई भी द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद नली में धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, किससे प्रवाहित होता है, धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो उसकी किसी भी बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग कांस्टेंट होता है। अब तीन ऊर्जाएं कौन कौन सी हैं, एक होता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक ना। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, तीनों ऊर्जाओं का योग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब दोस्तों इसी में अगर रो जी से डिवाइड कर दिया जाए, रो जी से, किससे, रो जी से, ठीक है, रोजी रोटी, रोजी से डिवाइड कर दिया जाए तो हो जाएगा P अपान रो जी प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर अपान रो जी प्लस रो जी एच अपान रो जी। तो यहाँ से रो जी कैंसिल हो गया, रो कैंसिल हो गया, इसमें कोई नहीं कैंसिल हुआ। दोस्तों मिला क्या अपने को, P अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g प्लस एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या मिला, कांस्टेंट। अब दोस्तों यहाँ पे जो आया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेशर हेड, दाब शीर्ष, इसको हम लोग बोलते हैं, वेलोसिटी है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेग शीर्ष, वेलोसिटी हेड, ठीक ना। और इसको हाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं दाब शीर्ष, सॉरी प्रेशर हेड, दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और ये गुरुत्वीय शीर्ष पोटेंशियल हेड। तो ये 3 प्रकार के हेड हो गए, कौन कौन से, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल हेड, यानी दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष, ठीक। तो अब ये दोस्तों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, P अपान रो जी को क्या बोलते हैं, वी स्क्वायर अपान 2g को क्या बोलते हैं और h को क्या बोलते हैं, ठीक ना। ये सब कहाँ से हुआ, बर्नौली प्रमेय से। बर्नौली प्रमेय क्या कहता है कि तीनों ऊर्जाओं का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बस इतना याद रखो कि जब कोई भी लिक्विड किसी नली में स्ट्रीमलाइंड फ्लो, धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसकी तीनों ऊर्जाओं का सम कांस्टेंट होता है, ठीक ना। तो तीनों ऊर्जाओं का सम हो गया, रो जी से डिवाइड करने पे ये नया फार्मूला आ गया। इसमें इसको हमने क्या बोला, वेग शीर्ष बोला, और वेग शीर्ष पे अपना क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो भाई अब वेग शीर्ष पे 2-3 क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों। इस बात को पहले मैं क्या करूँ, इरेज करूँ। इसमें दोस्तों आपको अगर कुछ नोट करने वाली बातें रहती हैं क्वेश्चन के बगल में जरूर नोट कर लिया करो, ठीक ना। बाकी जानते हो दोस्तों उसको स्किप कर दिया करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था वह कह रहा था कि एक क्षैतिज पाइप में आदर्श द्रव के प्रवाह का वेग v अपने को गिवन है, और v दोस्तों कितना गिवन है, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो द्रव का वेग शीर्ष ज्ञात कीजिए। वेग शीर्ष अपने से पूछ रहा है, वेग शीर्ष वेलोसिटी हेड पूछ रहा है, अभी हमने जाना कि वेग शीर्ष क्या होता है, वेग शीर्ष का फार्मूला, वेग शीर्ष इक्वल टू वी स्क्वायर अपान 2g। तो वी स्क्वायर 8 का स्क्वायर अपान 2 और जी यहाँ पे दिया भैया, जी दिया दोस्तों 10, 8 8 64 बटे 2 गुणे 10, तो 2 से भाग दोगे हो जाएगा 32, 32 बटे 10 का मतलब होता है 3.2। अब दोस्तों कमाल की बात, यूनिट क्या होगा। अब दोस्तों यूनिट की अगर बात करें, फार्मूला क्या था, P अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g प्लस एच इक्वल टू कांस्टेंट। अब दोस्तों ये जो h है, h बोले तो हाइट है, और हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहता है, क्या कहता है कि जितने भी टर्म हैं सभी टर्म का यूनिट सेम होना चाहिए।
अगर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जितने भी टर्म हैं सभी भी टर्म का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये टर्म का यूनिट है मीटर तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। अब सोच करके दोस्तों आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, सोच करके आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि भैया मेरे कि P अपान रो जी का यूनिट का मीटर हो सकता है क्या, मीटर हो सकता है क्या दोस्तों। अगर निकालोगे आपको मीटर ही मिलेगा। निकाल करके चेक करके देख लेना, कमेंट बॉक्स में गलत आएगा तो बोल देना कि हाँ सर मीटर नहीं हुआ था, कि P अपान रो जी का यूनिट मीटर नहीं हुआ। तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा भैया हाँ देखो मीटर कैसे होता है, ठीक ना। चलो तो यूनिट क्या होगा इसका, मीटर होगा। ये यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, 3.2 मीटर। तो वेग सीरीज कितना आ गया, 3.2 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक क्षैतिज पाइप में जल का वेग शीर्ष दिया है, यानी v²/2g दिया हुआ है। तो जल का प्रवाह वेग पूछ रहा है, v पूछ रहा है। तो वेग शीर्ष यानी v²/2g ये कितना दिया है, 1.25 मीटर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि v पूछ रहा है और कह रहा भैया जहाँ g मिलेगा वहाँ पे आप मुस्कुराते हुए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हो। तो रखो भैया। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला v²/2g बोलते हैं वेग शीर्ष, और ये है 1.25, v² क्या हो जाएगा 1.25 गुणे 2 गुणे 10। आप भैया रख करके सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, रख के सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 0.09 पाई मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के बेलनाकार पाइप में जल 1 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवाहित हो रहा है। यदि पाइप का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसमें जल के प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए। चलो भाई इसको पहले मैं इरेज ही कर देता हूँ, इसको मैं इरेज करके ही लगाता हूँ इसको, ठीक ना। दोस्तों ये है अविरतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि अगर कोई द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाली नली, दोस्तों ये देखो ये जो मैंने नली बनाया ना, इस नली का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे एरिया कुछ अलग है, यहाँ पे एरिया कुछ अलग है। तो जब एरिया अलग अलग हो दोस्तों, वहाँ पे जितना यहाँ पे लिक्विड फ्लो करता है उसका रेट, और यहाँ पे जितना लिक्विड फ्लो करता है उसका रेट क्या होता है, सेम होता है। रेट को दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं क्यों, Q इक्वल टू होता है A1V1 इक्वल टू A2V2, A1V1 इक्वल टू A2V2। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी अविरतता का सिद्धांत, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या गिवन है कि 0.09 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के परिच्छेद के बेलनाकार पाइप में, तो पहले A1 लिख दो, 0.09 पाई मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के बेलनाकार पाइप में जल 1 मीटर पर सेकंड की चाल से V1 1 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवाहित हो रहा है। यदि पाइप का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए, दोस्तों पाइप का व्यास घटाकर अगर आधा कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इसको देखो पहले, यहाँ पे एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाओगे तो यहाँ पे ऐसे प्रोपोर्शनल लगाओगे, ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर दोस्तों आर को क्या कर दिया जाए, आर को यदि पाइप का व्यास घटाकर, अगर दोस्तों व्यास घटाओगे, व्यास आधा करोगे तो त्रिज्या भी आधा हो जाएगा। मेरी बात फिर से सुनो, अगर व्यास को आधा करोगे तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा। व्यास को आधा करोगे त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यानी ए प्रोपोर्शनल टू आर जगह पे r/2 का स्क्वायर, तो ए प्रोपोर्शनल टू r² बाई 4। इसका मतलब है कि जो पहले एरिया था उसका 1/4 हो जाएगा। यानी अब A2 जो हो जाएगा दोस्तों, A2 यानी व्यास के आधा करने पर त्रिज्या भी आधा होगा, व्यास के आधा करने पर त्रिज्या भी आधा होगा, लेकिन जो क्षेत्रफल है वह पहले का 1/4 हो जाएगा।
वो बात आपको यहाँ समझ में आ रही है कि व्यास को आधा करने पर त्रिज्या आधा, लेकिन त्रिज्या तो आधा हुआ लेकिन क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/4 हो गया। तो 1/4 करोगे तो 0.09 पाई ये पहले था, उसका 1/4 करोगे, 1/4 मतलब 4 से डिवाइड कर देना, इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो व्यास आधा कर दिया जाए तो उसमें जल के प्रवाह की चाल क्या होगी। अब जल के प्रवाह की चाल यानी जो स्पीड है वह स्पीड क्या होगी, स्पीड आपसे पूछ रहा है। तो अभी हमने कौन सा प्रिंसिपल बताया, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी अविरतता का सिद्धांत। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी अविरतता का सिद्धांत कहता है कि A1V1 इक्वल टू A2V2, A1V1 इक्वल टू A2V2। A1 की जगह पे क्या रखोगे 0.09 पाई, V1 की प्लेस पर 1 इक्वल टू A2 के प्लेस पर 0.09 पाई अपान 4 इंटू V2। दोस्तों ये वाला वैल्यू कट जाएगा तो V2 कितना आ जाएगा, V2 इक्वल हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, इजी है ना भैया, बहुत इजी है यार। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक असमान परिच्छेद की एक क्षैतिज नली में जल प्रवाहित हो रहा है। जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 0.3 मीटर, वहाँ पर जल का वेग 1 मीटर पर सेकंड है। जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 0.15 मीटर है, वहाँ पर जल की वेग की गणना कीजिए। भैया वही क्वेश्चन है एकदम, इससे भी इजी हो गया है आपकी बार, बस केवल गिवन लिखने में जो टाइम लगे। क्या कह रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है जिस स्थान पर नली की त्रिज्या R1 दोस्तों कितना दिया है 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, वहाँ पर जल का वेग V1 कितना दिया है, V1 दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। जिस स्थान पर नली की त्रिज्या R2 0.15 मीटर, 15 मीटर, वहाँ पर वेग क्या होगा, V2 क्या होगा, वही फार्मूला A1V1 इक्वल टू A2V2। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी अविरतता के सिद्धांत से A1V1 इक्वल टू A2V2। तो A1 एरिया में लिखो पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। तो पाई चल बसा, R1 जगह पे 0.3 का स्क्वायर, V1 की जगह पे 1 इक्वल टू 0.15 का स्क्वायर इंटू V2। भैया कैलकुलेशन कर लोगे ना, 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.09, 3 का स्क्वायर 9 और 1 अंक पे दशमलव, इतना हो गया, इक्वल टू 15 का स्क्वायर, 15 225, 15 225 ना, 225 और 4 अंक पे दशमलव 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, गुणे V2। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दशमलव फ्री कर दो, 9 गुणे 10 की घाते -2, नीचे भेजोगे 225 गुणे 10 की घाते -4, भाग दे लोगे आंसर आ जाएगा भैया, भाग 2 लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 11 पर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया है। और क्वेश्चन नंबर देखो 11 क्या कह रहा है कि एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में द्रव बह रहा है। एक स्थान पर नली की त्रिज्या 0.50 सेंटीमीटर तो द्रव का वेग 25 सेंटीमीटर पर सेकंड है। एक अन्य स्थान पर जहां द्रव का वेग 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है, वहां पर नली की त्रिज्या कितनी होगी। दोस्तों एकदम सेम वही क्वेश्चन, अविरतता के सिद्धांत पे क्या लिखोगे, अविरतता का सिद्धांत A1V1 इक्वल टू A2V2। अगर त्रिज्या के फॉर्म में दिया है तो एरिया को त्रिज्या के फॉर्म में ले जाओ, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। तो पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू R2 स्क्वायर V2। यहाँ पे R1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.50 का होल स्क्वायर V1। अच्छा V1 की भी वैल्यू गिवन होगा। अच्छा देखो ये सेंटीमीटर में है तो V1 की वैल्यू भी सेंटीमीटर में है, वह क्या है 25 इक्वल टू R2 की वैल्यू आपको निकालना है, R2 आपको निकालना है और V2 वो भी सेंटीमीटर में है, वह क्या है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आपको दिख रहा है उसको लेकर आओ। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि होज पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2.1 सेंटीमीटर है से जल 1.1 मीटर पर सेकेंड की चाल से प्रवाहित हो रहा है। नोजल का व्यास क्या होना चाहिए यदि इससे जल 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से निकल रहा हो। सब मीटर पर सेकेंड में है, बस यही क्वेश्चन है,
एकदम यही फार्मूला क्या लिखोगे कि A1V1 इक्वल टू A2V2, किसके फॉर्म में दिया, त्रिज्या के फॉर्म में दिया है, तो पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2, पाई पाई छटका दो, R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू R2 स्क्वायर V2। सब वैल्यू दोस्तों रखो और कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू को रखना है। तो R1 कितना दिया है, 2.1 सेंटीमीटर। ब्यास दिया है, ब्यास दिया है तो ब्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो 2.1 का आधा 2.1/2 सेंटीमीटर, मीटर बना दो, गुणे लगाते -2 का होल स्क्वायर। ब्यास का आधा ब्यास है, ब्यास का आधा त्रिज्या, सेंटीमीटर में था मीटर बना दिया। V1 कितना दिया हुआ है, 1.1 मीटर पर सेकेंड, 1.1 इक्वल टू R2 कितना दिया है, जिसका ब्यास क्या होना चाहिए, ब्यास पूछ रहा है तो R2 स्क्वायर निकालोगे, यानी R2 निकालोगे, R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या बन जाएगा, ब्यास बन जाएगा। और V2 के दोस्तों कितना दिया है, V2 दोस्तों अपने को दिया हुआ है कि 4 मीटर पर सेकेंड, 4 दिया हुआ है, ठीक ना। V2 कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, इसको 4 को इधर भेज को इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो भी R2 आएगा, R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ब्यास आ जाएगा। दोस्तों ये सब काम आप लोग करोगे, ठीक ना। थोड़ा सा मैं एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ, इसमें कैसे सॉल्व करोगे, R2 स्क्वायर इक्वल टू 2.1/2 गुणे 10 की घाते -2 का होल स्क्वायर, ये तो है ही है, गुणे 1.1/4 इधर आ जाएगा। जब R2 लोगे तो आ जाएगा करड़ी में, यानी करड़ी में बात लिख ही दे रहा हूँ मैं, करड़ी में 2.1/2 गुणे 10 की घाते -2 का होल स्क्वायर गुणे 1.1/4। अब दोस्तों जो स्क्वायर करड़ी में जो होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है, बाहर आ जाता है, यानी ये बाहर आ जाएगा। 2.1/2 गुणे 10 की घाते -2, ये 4 का वर्गमूल भी आ जाएगा 2, बचा क्या, करड़ी में 1.1। करड़ी में 1.1 का मान निकाल करके बस सॉल्व कर दोगे, अपने आप दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक ना। करड़ी में 1.1 निकाल लो, जो आएगा उससे 2 से जो भी मतलब यहाँ पे दिख रहा है उसे सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद अपना आंसर अपने आप आएगा, ठीक है। बस 2 से मल्टीप्लाई करना भाई, क्योंकि त्रिज्या निकलेगा, अपने क्या पूछा जा रहा है, ब्यास पूछा जा रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कि एक क्षैतिज नली के एक सिरे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा जल का वेग 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। नली के दूसरे सिरे पर एक टोंटी लगी है जिसमें 20 छिद्र हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है वह इतने में आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई आपको पहले मैं इसको इरेज ही कर दूँ। इरेज कर देते भाई कि भाई क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। 13 में दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहला काम है उसी को लिखना। सबसे पहला काम है गिवन को लिखना। तो एक क्षैतिज नली के एक सिरे की त्रिज्या R1 मान लो। R1 कितना दिया हुआ है, R1 दोस्तों दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। जल का वेग V1 कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्या, नली के दूसरे सिरे पर एक टोटी लगी है जिसमें 20 छिद्र हैं, तो 20 छिद्र N कितना दिया, 20 छिद्र हैं। प्रत्येक सिरे की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। R2 इक्वल टू 1 मिलीमीटर क्या बनाएंगे, सेंटीमीटर। हम लोग दोस्तों जानते हैं कि सेंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर बदल देंगे तो 1/10 सेंटीमीटर, ठीक। तो छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग ज्ञात कीजिए, आपको V2 निकालना है। वही फार्मूला दोस्तों अविरतता के सिद्धांत से A1V1 इक्वल टू A2V2। एरिया को चेंज करो रेडियस के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। पाई पाई से कैंसल, तो R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू R2 स्क्वायर V2 इक्वल टू R2 स्क्वायर V2। बस अब की बार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है कि जो ये टोटी थी ना, जिससे देखो ये मान चलो कि ये कोई नली हो गई, ऐसे नली,
यहाँ से जो द्रव जा रहा है इसका एरिया हो गया A1 और यहाँ पे वेलोसिटी है ये V1। यहाँ पे बहुत सारे क्या लगे गए हैं, 20 छिद्र बन गए हैं। अब 20 छिद्र ऐसे से 20 छिद्र बने हुए हैं, तो ये 20 छिद्र से जितना यहाँ से द्रव निकल रहा है, जो द्रव का रेट यहाँ पे है वही द्रव का रेट यहाँ पर भी होगा। जो द्रव का रेट यहाँ पर है 20 छिद्रों से मिलाकर द्रव का रेट यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पे n से अपने को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। मैं n का मल्टीप्लाई यहीं करते आ रहा हूँ, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ के लिए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ 20 छिद्र बने हुए हैं। जितना यहाँ पे द्रव निकलेगा उतना द्रव तो यहाँ भी निकलेगा, जितना द्रव जाएगा उतना द्रव निकलेगा। और निकल रहा है कितने, 20 छिद्र से निकल रहा है। R1 की वैल्यू दोस्तों कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। V1 की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू क्या है, R2 वैल्यू 1/10, तो 1/100 हो जाएगा, गुणे V2 अपने से पूछ रहा है। और n की जगह आप कितना दिया है, 20। 20 1 के 20, 20 पंचे 100, 10 पचे 50। तो V2 कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। V2 कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ठीक दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक असमान परिच्छेद वाले क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। एक स्थान पर जहां दाब 10 सेंटीमीटर है, जल 30 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से बह रहा है। दूसरे स्थान पर जहां दाब पहले के दाब का आधा है, जल का वेग ज्ञात कीजिए। ये तो भाई क्वेश्चन हो गया, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन में कैसे की शुरुआत करेंगे, एक असमान परिच्छेद वाले क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। एक स्थान पर जहां दाब 10 सेंटीमीटर जल के दाब के बराबर है। 10 सेंटीमीटर जल के दाब के बराबर है दोस्तों। 10 सेंटीमीटर दाब होता है क्या, नहीं, तो 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई के दाब के बराबर है। यानी जो P1 निकालेंगे, P1 का फार्मूला होता है H रो G। तो P1 = H दिया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर में ये रख रहे हो तो जल का घनत्व तो सेंटीमीटर में होना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। जल का घनत्व भी आपने जल का घनत्व देखा था, क्या था, जल का घनत्व रो बराबर 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको करोगे सीजीएस में करोगे 10⁻³ और किलोग्राम को ग्राम बदलोगे 10⁻³ बटे मीटर को चेंज करोगे सेंटीमीटर 10⁻² और 3 है तो पावर जाएगा 6 कट जाएगा, 1 आएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चेंज करोगे किसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो 9.8 मीटर जगह पे सेंटीमीटर करोगे, 100 से गुणा हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 980। तो ये गुणा हो जाएगा 9800, इतने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दाब रहा, ये है दाब। 10 सेंटीमीटर से ये सब निकाल दिया गया। वाह। आगे कह रहा है कि बह रहा है जल 30 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से बह रहा है। तो वेलोसिटी दिया है V1 = 30 सेंटीमीटर पर सेकंड से बह रहा है, के वेग से बह रहा है। दूसरे स्थान पर जहां दाब पहले के दाब का आधा है। जो P2 है दोस्तों, जो P2 है वह P1 का हाफ है। तो P1 का हाफ 9800 का हाफ कर दो, आ जाएगा 4900 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आधा है। जल का वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वेग V2 क्या होगा, तो दोस्तों ये बर्नौली का प्रमेय कहता है कि तीनों ऊर्जाओं का योग इक्वल होता है। अब तीनों ऊर्जाओं में अगर हाइट नहीं दिया है तो तीसरी वाली एनर्जी अपने आप कैंसिल हो जाती है दोनों साइड से। बचेगा क्या, P1 + हाफ रो V1 स्क्वायर = P2 + हाफ रो V2 स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में क्या निकालना, आपको V2 निकालना है। P1 की जगह पे 9800 प्लस हाफ रो की जगह पे 1, V1 की जगह पे ये रो समझ रहे हो ना, जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर सीजीएस में लोगे केवल 1 आएगा। V1 की जगह पे 30 का स्क्वायर = P2 जगह पे 4900 प्लस 1/2 रो की जगह पे 1 और V2 जगह पे क्या हो जाएगा, V2 निकालना ही है। अब दोस्तों ये सॉल्व करना आपका काम है। थोड़ा सा मैं हिंट कर दूं और
9800 प्लस 1/2 गुणे 30 का स्क्वायर 900, इसको इधर लाओ माइनस में, माइनस 4900 इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे ना भैया, तो ये हो जाएगा 4900 9800 प्लस इसको 2 से काटोगे 900 का आधा 450 माइनस 4900 इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर। अब सॉल्व कर लोगे, ठीक ना। अभी क्या करोगे, इसमें से इसमें जोड़ घटा लो यार, इतना नहीं कर पाओगे फिर बेकार है, इतना नहीं कर पाओ फिर आपका बेकार है। ये काम आप लोग करोगे, आंसर सामने है, अब देख लो आंसर कितना आएगा, ठीक ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। इरेज करते हैं सबको, चलो भाई इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तभी मैं आपको 90%, अभी आगे जो क्वेश्चन है ना मैं ज़्यादा छोड़ूंगा, केवल वैल्यू रखूंगा, आपको सॉल्व करना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको पूरा बना नहीं दिलाऊंगा ना आपको। अब क्या है, बचे हुए 5 क्वेश्चन जो हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं फार्मूला लिख करके वैल्यू रख करके सेट करूँगा, आप लोग सॉल्व करोगे, आंसर देखोगे आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों जो है वह क्या है, असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्षैतिज पाइप में एक सिरे पर जल 0.4 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से यह 0.6 मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर निकलता है। यदि पहले सिरे पर जल का दाब 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो दूसरे सिरे पर दाब ज्ञात कीजिए। भैया एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 4 लाइन 5 लाइन में केवल क्वेश्चन लिखा गया मेरे भैया, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। फॉर्मूला वही लगाओगे, बर्नौली के प्रमेय से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखो P1 कितना दिया हुआ है 1500, P1 कितना दिया है 1500 प्लस 1/2 रो। अब बताओ रो क्या है, ये जल है, और जल है ना, एक पाइप में जल का घनत्व तो क्या होता है, अच्छा न्यूटन, 1000 रख दो, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। V1 स्क्वायर, V1 कितना दिया 0.4 का स्क्वायर इक्वल टू P2 अपने से पूछ रहा है हाफ, इसकी जगह पे 10⁻³ V2 कितना दिया है 0.6 का स्क्वायर। अब बताओ सॉल्व नहीं कर लोगे दोस्तों, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है या तो फिर मिला लेना है, ठीक ना। चलो भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक असमान परिच्छेद वाले क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। पाइप में जिस स्थान पर जल के बहने का वेग 0.4 मीटर पर सेकंड है वहाँ दाब 0.1 मीटर पारे के स्तंभ के बराबर है। किसी अन्य स्थान पर जहाँ जल का वेग 0.5 मीटर पर सेकंड है दाब का मान क्या होगा। दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। देखो क्या कह रहा है कि एक असमान परिच्छेद वाले क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। जो जल बह रहा है पाइप में जिस स्थान पर जल के बहने का वेग 4 मीटर पर सेकंड है, जहाँ पे V1 की जगह पे क्या है कि 0.4 मीटर पर सेकंड है, वहाँ दाब 0.1 मीटर पारे के स्तंभ के बराबर है। तो पारे के स्तंभ के बराबर यानी H अपने को कह सकते हो, H दिया है, H कितना दिया है 0.1 मीटर स्तंभ के बराबर है। किसी अन्य स्थान पर जहाँ जल का वेग V2 क्या हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड है, दाब का मान क्या होगा, P2 का मान क्या होगा, ठीक ना, P2 का मान क्या होगा, ये दोस्तों आपसे पूछ रहा है, ठीक। चलो भाई अब इसको निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करें, P2 का मान आपसे पूछ रहा है तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हो गया। P1 के लिए मैं लिख सकता हूँ H रो जी, और रो अपने को गिवन तो है नहीं, फिलहाल रो गिवन है नहीं, और रो की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब ना।
10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इससे अगर हम लोग को P2 निकालना है, P2 निकालना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P1 जगह पे H रो जी। चलो एक बार मैं देखता हूँ, अपने को P2 निकालना है, क्या निकालना भाई, आंसर देखो मीटर में आया, यानी H2 निकालना है तो P1 के प्लेस पर H1 रो जी प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस P2 जगह पे H2 रो जी प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। दोस्तों यहाँ भी रो, यहाँ भी रो, यहाँ भी रो, यहाँ भी रो, सब जगह से रो कैंसिल है, कैंसिल हो जाएगा तो H1 जी प्लस 1/2 V1 स्क्वायर इक्वल टू H2 जी प्लस 1/2 V2 स्क्वायर। H1 की वैल्यू क्या है 0.1 और जी दोस्तों अपने को क्वेश्चन में कुछ जी के बारे में कहा नहीं है तो 9.8 रखेंगे। 9.8 प्लस 1/2 V1 दिया है कि नहीं भाई, V1 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर। H2 भी दिया हुआ है, क्या H2 वही H2 तो पूछ रहा है, H2 जी जगह पे 9.8 प्लस 1/2 V2 0.5 का स्क्वायर। अब बताओ दोस्तों, यहाँ से सब वैल्यू पता है, सॉल्व करोगे यहाँ से भाई आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करोगे, 9.8 में 0.1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। 0.98 प्लस 4 चौके 16 0.16/2 हो जाएगा इक्वल टू H2 इंटू 9.8 इन प्लस 5×5 = 0.25/2। दोस्तों ये हो जाएगा 0.98 प्लस 2×8 = 16 0.08 इक्वल टू H2 इंटू 9.8 प्लस ये हो जाएगा 25 का आधा 12.5 तो 2 अंक पे दशमलव 1.25 नहीं भाई, 1.25 कहाँ, 1.25 नहीं भाई, 0.125 ये हो जाएगा, ठीक ना। इसको जोड़ दो, ये अब आपका काम है यार, इसको दोनों को जोड़ करके इसमें से ये घटा देना, घटाने के बाद जो आएगा उसमें 9.8 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अब ये काफ़ी काम तो मैंने कर दिया यार, कुछ नहीं करना। देखो ये नंबर में है, ये नंबर में दोनों को जोड़ दो, जो आएगा उसमें से ये वाला माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो आएगा उसमें 9.8 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते भाई, इसको इरेज करें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 4 क्वेश्चन और बचे भाई, ठीक ना। 4 क्वेश्चन लगाने बहुत जाएगा, 15 से 20 मिनट और, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े मिलेंगे आपको अभी। क्वेश्चन नंबर 17, दोस्तों आपके सामने है, कह रहा है कि 0.02 मीटर स्क्वायर था 0.04 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के 2 क्षैतिज पाइप एक दूसरे से जुड़े हैं जिनमें जल बह रहा है। पहले पाइप में जल की चाल 16 मीटर पर सेकंड तथा दाब 2×4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दूसरे पाइप में जल की चाल तथा दाब की गणना कीजिए। तो भैया 2 पाइप में जल बह रहे हैं, अविरतता का सिद्धांत लगाओ। अविरतता का सिद्धांत कहता है कि A1V1 = A2V2। A1 क्या दिया है 0.02 मीटर स्क्वायर। V1 कितना दिया था 16 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू A2 कितना दिया 0.04 इंटू V2 निकालना है। दोस्तों 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव कैंसिल, 4 1 के 4, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, तो V2 कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। बताओ कितना है जी ये, है ना। फिर से देखो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव कैंसिल, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। अब क्या लगाओगे, प्रेशर निकालना है, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 अपने को दिया है, P1 कितना दिया है, P1 दोस्तों दिया 2×4,
2 × 10⁴ प्लस 1/2 रो जल का घनत्व 10⁻³ V1 दोस्तों अपने को दिया हुआ था, V1 तो मैंने रखा 16 का स्क्वायर इक्वल टू P2 निकालना है प्लस हाफ रो जगह पे 10⁻³ और V2 जगह पे 8 का स्क्वायर। दोस्तों केवल ये P2 चाहिए। अब गुणा भाग आप लोग करके आंसर निकाल लोगे, ठीक ना, गुणा भाग करके आप आंसर निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में जल बह रहा है। किन्हीं दो स्थानों पर नली का व्यास 4 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर है। यदि इन स्थानों का दबांतर 4.5 सेंटीमीटर के जल के बराबर हो तो नली में जल के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन भैया। तो कह रहा है कि एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में जल बह रहा है। किन्हीं दो स्थानों पर नली का व्यास, तो व्यास जो दिया D1 से डायरेक्ट मैं त्रिज्या निकालूँ क्या, चलो इसे लिखता हूँ। 2R1 दिया है, 2R1 कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R1 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद 2R2 दिया है, 2R2 दो बोलोगे तो दोस्तों व्यास, और 2R1 क्या बोलोगे व्यास। तो 2R2 कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R2 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इन स्थानों का दबांतर यानी P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर में है तो H दिया है H रो जी। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू H रो जी 4.5 और जी रो जल का घनत्व 1 और जी का मान 980। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने पर ये दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर पता है कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 4410 आ जाएगा। यानी P1 माइनस P2 आ गया आपको, ठीक, P1 माइनस P2 आ गया। तो प्रवाह की दर ज्ञात करना यानी A इंटू वी ज्ञात करना है। पहले A और V निकालना पड़ेगा। फार्मूला लगाते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला होता है, दो फार्मूले, तो मैं बेसिक फार्मूले से चल रहा हूँ, ठीक ना। एक फार्मूला और होता है, मैं फार्मूला उसको लिखूंगा, बाकी ये वाला फार्मूला देखो अभी। तो अपने को यहाँ से दोस्तों V1 V2 में कोई पता है नहीं पता है, तो V1 और V2 में रिलेशन आ जाएगा यहाँ से। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये हो गया। तो P1 माइनस P2 जगह पे 4410 1/2 रो कॉमन ले लो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। 2 से इधर गुणा करोगे 2 0 0 2 1 के 2 2 चौके 8 2 चौके 8 इक्वल टू रो की जगह पे 1 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो 8 8 2 0 इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसी को मान लो समीकरण नंबर 1। चाहिए तो अपने को A इंटू वी, ना A मिला है ना V मिला है। अविरतता का सिद्धांत लगाते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब A1 रेडियस पता है ना, तो A1 जगह पे पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू R2 स्क्वायर V2। अब यहाँ पे V1 V2 में रिलेशन आ जाएगा। R1 जगह पे 2 सेंटीमीटर, तो ये सब हमने सेंटीमीटर में तो हैं, सेंटीमीटर में, चलो ठीक है बढ़िया, सेंटीमीटर में है। 2 का स्क्वायर 4 V1 इक्वल टू R21 1 V2, यानी आपका V2 इक्वल टू आ जाएगा 4 V1। अब यहाँ पे मैं रखूँगा V2 जगह पे 4 V1। समीकरण 1 से मुझे क्या मिलेगा 8 8 2 0 इक्वल टू 4 V1 का होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो 8 8 2 0 इक्वल टू 15 4 चौके 16 16 में से गया 15 V1 स्क्वायर। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा यानी V1 स्क्वायर इक्वल टू 8 8 2 0 बटे 15। तो V1 से 15 से डिवाइड करने के बाद 15 से दोस्तों अगर डिवाइड कर देंगे तो ये पता है कितना आ जाएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 24.24।
तो 24.24, ठीक ना। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट V1 निकाल दिया, ये डायरेक्ट आपका V1 आ गया अब, ठीक। अब जब V1 आ जाएगा तो आपको चाहिए क्या, रेट चाहिए, दर चाहिए। दर का फार्मूला होता है A1V1 इक्वल टू A2V2, कोई भी लगा दो, चाहे A1V1 निकाल दो, चाहे A2V2 निकाल दो। हमने V1 निकाला तो A1V1 लगाते हैं, तो A1 जगह पे पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर V1, पाई जगह पे 3.14, R1 की जगह पे 2 का स्क्वायर 4, और V1 जगह पे 24.24, गुणा कर दोगे भाई, जो आपको आंसर दिया है वही आंसर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था, और इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लगाने का एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला होता है रेट निकालने का, क्यू निकालने का। अगर दोस्तों क्यू निकालना है, देखो मैं इन्हें थोड़ा सा भी इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। रेट निकालने का फार्मूला होता है Q इक्वल टू A1V1 इक्वल टू A2V2, ये तो है ही है। अगर ये सब नहीं पता है, डायरेक्ट आप लगाओ Q इक्वल टू A1A2 रूट में, देखो थोड़ा सा फार्मूला मैं भी भूल रहा हूँ, वो फार्मूला मुझे देख के ही लिखना पड़ेगा। वह दोस्तों फार्मूला होता है, एक बार मैं फार्मूला देख लेता हूँ। वो फार्मूला क्या है, A1A2 रूट में 2GH, A1A2 रूट में 2GH अपान A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। आपके गिवन के हिसाब से ये फार्मूला लगाना ज़्यादा बेटर पड़ता है। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, उसके बेस पे अगर लगाते, R1 पता था, R1 से आपको A1 मिल जाता, R2 पता था, R2 से आपको A2 मिल जाता, बाकी H आप दबांतर पता था ना, दबांतर आपको पता था, यानी P1 माइनस P2 इक्वल टू होता है H रो G, वहाँ से आप H निकाल लेते। तो यहाँ से ये चीज़ निकाल करके यहाँ पे ये फार्मूला लगाना ज़्यादा बेटर था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको तो बेसिक से बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों क्योंकि पता है अपने को ये वाला फार्मूला थोड़ा सा माइंड में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Q इक्वल टू A1A2 रूट में 2GH अपान A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर, ये फार्मूला अगर याद रहता, ये वाला फार्मूला लगाते। नहीं याद होने के कारण हमने ये वाला फार्मूला लगाया, ताकि एकदम बेसिक से हुआ। मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन मज़ा आ गया, ठीक ना। चलो भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहाँ तक पहुँच गए थे, क्वेश्चन नंबर पहुँच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, बस 19 और 20 दो क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। इरेज कर दे सबको। अब क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें से दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। और देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक टंकी की दीवार में जल के स्वतंत्र तल से 40 मीटर नीचे एक छिद्र है, छिद्र से जल के बहिस्राव का वेग ज्ञात कीजिए। यदि छिद्र की त्रिज्या 1 मिलीमीटर हो तो जल के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई टंकी है, ऐसे क्या ये कोई टंकी है, और इस टंकी में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इस टंकी में दोस्तों क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। और ये जो टंकी की हाइट है, उस टंकी की हाइट को कैपिटल H ले लेते हैं। इसको बोलते हैं जो जल भरा हुआ है, इस जल का स्वतंत्र तल यहाँ पे है। स्वतंत्र तल से स्मॉल h हाइट पर यहाँ पे कोई छिद्र बना हुआ है, यहाँ पे कोई छिद्र बना हुआ है। और कितनी हाइट पर, 40 मीटर नीचे। ये जो दोस्तों आपने को दिया है, कितना दिया है, 40 मीटर। 40 मीटर नीचे एक छिद्र है, छिद्र से जल के बहिस्राव का वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ से छिद्र से जो जल निकल रहा है, उस जल का वेग V इक्वल टू फार्मूला होता है रूट में 2GH, तो वही पूछ रहा है। तो फार्मूला हो गया V इक्वल टू रूट में 2GH, तो V इक्वल टू रूट में 2G जगह पे नहीं दिया, कुछ G दिया है, नहीं दिया 9.8, H दिया है 40। दोस्तों रख करके सॉल्व कर दो कि आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि छिद्र की त्रिज्या 1 मिलीमीटर हो, छिद्र की त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू 1 मिलीमीटर हो, तो 1 मिलीमीटर 1 इंटू 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर हो तो जल के प्रवाह की दर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1V1, तो A1 जगह पे पाई R1 स्क्वायर, और V1 जो यहाँ पे निकालोगे उस V1 की वैल्यू, तो पाई की जगह पे 3.14, R1 जगह पे 10⁻³ का स्क्वायर, और V1 जो यहाँ पे निकालोगे उस V1 की वैल्यू रख करके सॉल्व कर दोगे, अपने आप आंसर चला आएगा, ठीक ना। चलो भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर।
दोस्तों ये कुछ है नहीं, इसको सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट अपने आप निकल आएगा। और इसका मैं देख रहा हूँ 28 आंसर आएगा, इसका आंसर 28 आएगा। 28 यहाँ पे V1 की जगह पे क्या रख दोगे 28 रख के सॉल्व कर दोगे, अपने आप आंसर चला आएगा। कुछ नहीं, ऐसा नहीं मत छोड़ो कि हाँ सर छोड़ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भैया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन दिया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन दिया है और आपकी जब भी एग्जाम में आएगा तो 4-5 क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से 2 या 3 आता है, लेकिन इसमें 4-5 क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि एक टंकी में 35 मीटर की ऊंचाई तक जल भरा है। कोई दोस्तों टंकी है और उस टंकी में क्या है कि 35 मीटर की ऊंचाई तक जल भरा है। जो इसमें दोस्तों जल भरा है, इस टंकी में जो जल भरा है वह कहाँ तक भरा है 35 मीटर की ऊंचाई तक भरा है, ठीक ना। यहाँ से मान लीजिए जल भरा है और ये जो जल भरा है H = 35 मीटर, 35 मीटर की ऊंचाई तक जल भरा है तथा टंकी के जल के स्वतंत्र तल से 7 मीटर। चलो भाई इसको मान लो कैपिटल H मान लो, तब टंकी पूरा फुल है। स्वतंत्र तल तो H मैं इसको यहाँ पे ना लिख करके इस H को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो H है, H कितना है 35 मीटर, ठीक है। इस स्वतंत्र तल से, स्वतंत्र तल यहाँ पे हो गया, इस स्वतंत्र तल से यहाँ से कितना मीटर तक 7 मीटर नीचे टंकी की दीवार में 1 मिलीमीटर का छिद्र है। तो 7 मीटर नीचे स्मॉल h कितना दिया है 7 मीटर, 7 मीटर नीचे कोई छिद्र बना है और उस छिद्र की रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का छिद्र है। गणना कीजिए। पहला क्या गणना करना भैया, गणना कीजिए पहला जल का बहिस्राव वेग। दोस्तों यहाँ जो जल निकलेगा उस जल का बहिस्राव वेग का फार्मूला रूट में 2GH, तो रूट में 2G जगह पे 9.8 और H की जगह पे 7 रख के सॉल्व करोगे आंसर आएगा। पहला हो गया। इसमें दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है जल के प्रवाह की दर, जल के प्रवाह की दर Q = A1V1, A1 की जगह पे पाई R1² V1, तो पाई जगह पे 3.14, R1 की जगह पे 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻² मीटर। और V1 जो यहाँ पे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको कब पता है क्या आएगा 11.7 आएगा, ये 11.7 आएगा। तो 11.7 रख के मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें का तीसरा, वह क्या है कि जल की प्रास, जो दोस्तों यहाँ पे जो जल निकलेगा वह इससे इस मतलब टंकी से कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रास, ठीक ना। प्रास का फार्मूला याद करना पड़ेगा। प्रास R = रूट में 2h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये फार्मूला होता है। तो 2h, स्मॉल h की वैल्यू क्या है 7 और 35 - 7, तो हो जाएगा रूट में 2 × 7 × 28। दोस्तों इसको निकालोगे तो आंसर निकला क्या आ जाएगा 7 × 4 = 28, 7 और 4 मिल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और 7 × 14, और ये रूट में 2 की वैल्यू रखोगे अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि जल के स्वतंत्र तल से वह दूरी जहाँ छेद करने पर प्रास वही हो जो 7 मीटर की दूरी पर हो। क्या कह रहा भाई, ये जल के स्वतंत्र तल से वह दूरी जहाँ छेद करने पर प्रास वही हो जो 7 मीटर की दूरी पर हो। कह रहा कि कितने डिस्टेंस पर हम लोग छेद करें कि वही प्रास हो जो 7 मीटर की दूरी पर प्रास हो। तो 7 मीटर की दूरी वाला प्रास, 7 मीटर की दूरी वाला प्रास का सूत्र क्या आया 2 में 2h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये x डिस्टेंस पर प्रास रहे 2x कैपिटल H माइनस स्मॉल x। यहाँ पे दोस्तों इसकी पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे तो कैलकुलेट किया नहीं फिलहाल। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, कड़ी हट जाएगी, तो 2h कैपिटल H माइनस स्मॉल h = 2x कैपिटल H माइनस स्मॉल x, 2 से कैंसिल हो गया, h की वैल्यू 7, तो 35 - 7 डायरेक्टली तो क्या 28, 7 × 28
इक्वल टू एक्स 35 माइनस एक्स 35 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना भाई, इसको सॉल्व करोगे द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण से लेकर के सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि स्वतंत्र तल से वह दूरी जहां छेद करने पर प्रास अधिकतम हो। दोस्तों स्वतंत्र तल से वह दूरी जहां पर छेद करने पर प्रास मैक्सिमम हो, प्रास मैक्सिमम होने के लिए, आर मैक्सिमम होने के लिए जो पूरी हाइट है, पूरी हाइट का आधा कर दीजिए, पूरी हाइट का आधा कर दीजिए, वहां पे आपको प्रास क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक ना। तो पूरी हाइट कितनी है 35, 35 का आधा कर दीजिए, 35 का आधा कर देंगे 17.5। और छठवा क्या, अधिकतम प्रास और आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम के लिए अब क्या करेंगे, जो आर मैक्सिमम के लिए आप जो h/2 रखे हैं, अब स्मॉल h की जगह पे क्या रखेंगे, स्मॉल h/2 रख करके सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मिला जुला के दोस्तों आपके ये 20 वाले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये रहा आज की क्लास का पूरा वाला क्वेश्चन। या फिर आप देखो आर मैक्सिमम जगह पे h मैक्सिमम x मैक्सिमम निकाल लेंगे, x मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है तो x मैक्सिमम जो है वही h/2 हो जाएगा, ठीक ना। इसको कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज की इस शानदार क्लास में जो है टोटल कितने टाइम का रहा भाई, 1.5 घंटे का क्लास रहा। 1.5 घंटे की क्लास में दोस्तों हमने इस चैप्टर के 20 के 20 न्यूमेरिकल को लगाए और बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने क्या किया दोस्तों, आपके लिए छोड़ा, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ा। इसलिए छोड़ा दोस्तों कैलकुलेशन आपके लिए, ताकि जब आप खुद कैलकुलेशन करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फार्मूला मेरा काम है, फार्मूला बताना मेरा काम है। उस फार्मूले पे कौन सा फार्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, उसकी यूनिट को चेंज करके सिखाना, सब कुछ ये मैं कर रहा हूँ। बाकी आपको थोड़ा हर बार जरूर थोड़ा देते जा रहे हैं, ताकि आप लोग उसको सॉल्व करते रहिए। जब आप लोग ऐसे सॉल्व करते हो ना, तब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तब आपको लगता है कि हाँ हम क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में दोस्तों हम लोग पृष्ठ तनाव चैप्टर के न्यूमेरिकल को लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई, आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।